साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में अपन लोग बात करेंगे अपन जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी उसमें से 3 क्लासें अपनी हो चुकी थी। ये चौथी क्लास है और अपन इसमें स्थिति विस्तार को पढ़ रहे थे और बेहद डिटेल में पढ़ रहे थे। ठीक है, बेहद डिटेल में पढ़ रहे थे, यानी कि सब कुछ अपन लोगों ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा था। अब उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए आज का अपना पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी जो ये क्लासें हैं, अगर आप लोग नहीं देख पाए थे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप उनको देख सकते हो। पीडीएफ आप लोगों को इसके ऊपर हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इसकी एमसीक्यू लिखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, फिर उसका रिजल्ट भी बताया जाएगा, फिर जिसकी रैंक अच्छी रहेगी, फर्स्ट रैंक किसकी रहेगी, उसको उचित इनाम भी देंगे। ये मैं चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। अब अपन लोग पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे और अपना जो टॉपिक चल रहा था, देखिए नोट्स साथ में बनाते रहना आप लोग, मैं अच्छे से लेकर आऊंगा। भारत का स्थिति विस्तार, भारत का स्थिति विस्तार अपन लोग पढ़ रहे थे। अब अपन लोगों ने देख लिया था पिछली क्लासों में जो बात किया था। देखिए, मैं अभी 2-4 दिन क्लासें नहीं हुई थी तो उन क्लासों को अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि अपने को वो अच्छे से याद हो जाएगी, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत के अपन ने स्थिति विस्तार के बारे में बात किए थे। वर्ल्ड में देखे थे कि भारत की स्थिति कहाँ है, एशिया में देखे थे भारत की स्थिति कहाँ पर है, राजस्थान जो अपना भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सब चीजें अपन पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद में अपन थोड़ा आगे चले और अपन ने देखा था कि जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 2 सेवन सिस्टर्स वाले भाग के राज्य हैं जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैप सहित मैंने आपको बताया था। फिर 82.5 डिग्री ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और मैंने आपको कहा भी था कि ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटती है वो कौन सा स्थान है, कोरिया जिला है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे ये एक दूसरे को 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है, जो पूर्व देशांतर है, ये एक दूसरे को काटती है 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री। अब देखना, आज का मेरा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कर्क रेखा के बारे में अपन ने चर्चा की और कर्क रेखा जो थी ये भारत के लगभग मध्य से गुजर रही थी। और कर्क रेखा का मतलब क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब अपन लोगों ने चर्चा की थी कि ये 800 से गुजरता है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो इसके मध्य से गुजरती है ना, इसके क्या फायदे हैं? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो ये मध्य से जा रही है। तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है और इसका जो 0 डिग्री है अक्षांश, 0 डिग्री जो रेखा है इसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं या इसको अपन विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। फिर जैसे जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगे तो आ जाएगा अपने पास में क्या? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वर्त और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 23.5 डिग्री और इसको किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से। और 66.5 डिग्री ये वाला हो जाएगा अंटार्कटिक वर्त के नाम से इसको जानते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं कर्क रेखा को कर्क वर्त बोल सकता हूँ क्या? आप कहोगे कि आप वर्त क्यों बोल रहे हो इनको? तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये कर्क रेखा है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? कर्क वर्त बोल रहा हूँ। आर्कटिक वर्त बोलूंगा इसको, जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या है? मकर वर्त। अब ये सब चीजें मैं इसके बारे में क्यों वर्त क्यों कह रहा हूँ इसको? क्योंकि मैंने जब आपको देशांतर और अक्षांश पढ़ाया था तब कहा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती है ये हमें जलवायु का या स्थिति के बारे में जानकारी देती है। और इसके साथ साथ में जो ये है, अब यहाँ पे देखो, जब अपन कोई गोल है, मान लो अपने पास में कोई गोल थी और इसको इस तरीके से काटेंगे तो ये एक पूरे वर्त के रूप में कटेगा, नहीं कटेगा? आप कहोगे बिल्कुल कटेगा। कटेगा तो ये पूरा वर्त जो बन रहा है ना, इसलिए मैं इसको नाम क्या दे रहा हूँ? कर्क रेखा या कर्क वर्त, मकर रेखा या मकर वर्त, वर्त भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखना, अपन लोग जैसे आगे चर्चा करें कि अपन लोग कह रहे हैं कि इसकी जो लाभ है
यानी कि कर्क रेखा की जो एडवांटेज है, इससे क्या फायदा है। अब कर्क रेखा को फायदे समझने से पहले आपको मेरी बात को अच्छे से गौर करना है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये कैसा एरिया है, उष्ण है, उष्ण क्षेत्र हो गया। ये कैसा है, शीत कटिबंध हो गया। ये उष्ण कटिबंध, ये शीत कटिबंध, ये फिर शीत कटिबंध आ जाएगा 66.5 से 90 डिग्री तक। और ये बीच में जो इसका पॉइंट है, ये वाला भाग, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसमें आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अब मैं आप लोगों को कहूं कि अपने भारत की जलवायु कैसी है, आप कहोगे कि सर आप ही तो हमें बता रहे हो कि जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री जो रेखा है, ये भारत के कहां से गुजर रही है, मध्य से होकर गुजर रही है। अब मध्य से होकर गुजरेगी तो सीधा सही स्पष्ट है, अगर ये मध्य से होकर गुजर रही है तो इसमें क्या होगा, देखना मैंने कहा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से मतलब यहाँ से, ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अब देखो 23.5 डिग्री के ऊपर का जो एरिया होगा, ऊपर वाला एरिया, ये किसके अंदर आएगा, ये वाला एरिया, ये आ जाएगा अपना शीतोष्ण कटिबंध। किसमें आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध में। और ये वाला एरिया किसमें आ जाएगा, उष्ण कटिबंध। किसमें आएगा, उष्ण कटिबंध। समझे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो किसमें आ जाएगा, शीत कटिबंध में। और नीचे वाला क्षेत्र किसमें आ जाएगा, उष्ण कटिबंध। मैंने कहा कि इसके फायदे क्या हैं, तो देखो जो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इससे क्या होगा कि उष्ण कटिबंध के अंदर यहाँ पे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं समकारी प्रभाव। क्या बोलेंगे, समकारी प्रभाव। अब आप कहोगे ये क्या होते हैं, अभी अपन चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ दूसरी बात आपको कि जो शीतोष्ण कटिबंध है, इस शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसको अपन बोलेंगे महाद्वीपीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलेंगे, महाद्वीपीय प्रभाव। अब आप कहोगे कि सर ये समकारी प्रभाव और महाद्वीपीय प्रभाव क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला है। तो देखो मैं कह रहा हूँ आप इतना ध्यान रखना कि उष्ण कटिबंध में तो कैसा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, समकारी प्रभाव, और शीत कटिबंध के अंदर या शीतोष्ण कटिबंध के अंदर कैसा प्रभाव होगा, महाद्वीपीय प्रभाव होगा। देखो मैं कहूँ आपको, जैसे ये समकारी प्रभाव आ गया, ये महाद्वीपीय प्रभाव। अब ये दो शब्द अपने पास में नए आ गए। अब इनका मतलब क्या है, समकारी प्रभाव का मतलब क्या होता है, देखना जहां दैनिक या वार्षिक तापांतर न्यूनतम, जहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर न्यूनतम हो वहां पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, समकारी प्रभाव। और जहां पर दैनिक या वार्षिक तापांतर जो है वो अधिक हो वहां पे क्या होगा, जहां पर तापांतर दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होगा वहां पे कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, महाद्वीपीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। अब देखना क्या फायदे हैं इसके, जैसे अपन लोग बात करें कि वार्षिक तापांतर न्यूनतम का तापांतर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपन चेन्नई की बात करें, जैसे दिन के समय का तापमान अगर 25 डिग्री है तो रात के समय का लगभग कितना रहेगा, 24 या 23 डिग्री के समथिंग रहेगा। यानी कि यहाँ पर दिन और रात के समय जो तापमान होता है उसमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। अब जैसे अपन यहाँ पर अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि दिन का तापमान तो 50 डिग्री के समथिंग चला जाता है और रात का जो तापमान है वही उसी रात का टाइम कितना हो जाएगा, 28-29 के समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तापमान क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया, और यहाँ पे तापमान क्या है, बहुत कम। जहाँ पर तापांतर दैनिक या वार्षिक तापांतर बहुत कम हो उसको बोलेंगे समकारी प्रभाव, और जहाँ पर तापांतर का मान बहुत अधिक हो उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय प्रभाव बोलते हैं। और ये सब किसकी वजह से है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है इसी की वजह से है। यहाँ पर दिन और तापमान ज्यादा अंतर नहीं रहता। अब वर्तमान समय में जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे तापमान बढ़ता जाएगा, शीत कटिबंध आएगा, प्रदूषण, तो यहाँ पे इतना नहीं रहता। अभी क्या होता है कि जो फसलें होती हैं जिनका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और जो अभी तक साउथ के जो लोग हैं यही इंडिया की संस्कृति को बचा रखे हैं, पूर्वोत्तर भारत के या उत्तर भारत के लोग संस्कृति पुरानी जो अपनी संस्कृति थी उसको खो दिए, वो पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजों वाली अपना रहे।
ये मैंने आपको कर रेखा के बारे में, ये इसके एडवांटेज क्या थे, क्या संकारी प्रभाव है, क्या महाद्वीपीय प्रभाव है, ये सब चीजें मैं आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने इसके बाद में आपसे बात की थी कि जो उत्तर प्रदेश है वो अधिकतम सीमा बनाता है, फिर जो है सोनभद्र जिला अधिकतम सीमा। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग साथ साथ में लिखते रहना केंद्र शासित प्रदेश। जैसे ये मैप मैंने आपके सामने बनाया, अब देखिए मैं यहाँ पे ये वाली बाउंड्री बना रहा हूँ, किसकी है ये बाउंड्री, किसकी हो गई, गुजरात की। अब मैं यहाँ पे आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश में उनको इंडिकेट कर रहा हूँ, आप देखना कहाँ पर कौन सा। जैसे जो नए बने थे लद्दाख, और लद्दाख के साथ में कौन सा था, जम्मू कश्मीर। ये वाला कौन सा हो गया, JNK, और ये कौन सा हो गया, लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में आप लोग ध्यान रखना, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एरिया के अंदर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, बताओ। हो गई कंफ्यूज, ये तो लद्दाख ही एरिया के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में बात करते हैं तो वो दिल्ली। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार लक्षद्वीप, परवाल मुंगा द्वीपों का समूह है। जनसंख्या के अंदर सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो भी कौन सा है, लक्षद्वीप। देखो यहाँ पे ये हो गया दिल्ली, तो इधर कौन सा आएगा, चंडीगढ़। यहाँ पे दीव है, दमन, ये दादर और नागर हवेली। फिर यहाँ पे जो स्टेट है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब आप समझिए कि मैंने तीन क्यों बनाए, तीन स्टेट क्यों बनाए यहाँ पे। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी, और ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में विस्तारित है। अब वो 3 राज्य कौन से, ये आ गया आपके सामने, एक तो आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश, केरल, और केरल के बाद में इधर कौन सा रहेगा, तमिलनाडु। केरल में जो स्थान है वो कौन सा है, बताओ। कमेंट करके आप लोग बताते रहो कि केरल में पुडुचेरी का कौन सा स्थान है, माहे। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यनम। फिर ये पुडुचेरी, और ये वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, कराई। ये 3 राज्यों में विस्तृत है। 3 राज्य कौन कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु के अंदर तो कौन कौन से स्थान है, पुडुचेरी स्वयं है, और कौन सा है, कराईकल है। और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जो स्थान है वो कौन सा है, यनम है। और केरल के अंदर कौन सा है, माहे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नंबर 1 कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 पे कौन सा आ गया अपने पास में, लद्दाख, लिख लो साथ में आप। फिर इसके बाद में दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली के बाद में चंडीगढ़। 5 नंबर पे दादर नागर हवेली, और इसी के साथ में आ जाएगा क्या, दमन दीव। 6 नंबर पे क्या है अपने पास में, पुडुचेरी। 7 नंबर, 8 नंबर, ये तो रहेगी। अपने तो देखा ही कि कहाँ पर है, बताओ देखिए कहाँ है। दादर नगर हवेली जो है वो अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है, बताओ। हाँ कंफ्यूज नहीं होना, दादर नगर हवेली बोल रहा हूँ, है भी नहीं, ये भी तो बता दो। देखिए ये जो भाग है परवाल मुंगा द्वीपों का समूह है, कौन सा है, लक्षद्वीप। और यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है लक्षद्वीप वाला, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या अधिक है, और कौन से मुसलमानों की संख्या अधिक है, उस जनजाति का नाम क्या है, कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बता। और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार
निकोबार और दूसरा क्या है लक्षद्वीप। तो 7 नंबर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके सामने लक्षद्वीप और अगला लिख दिया अंडमान निकोबार द्वीप। जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई फास्ट अपन ले नहीं जाता है। अंडमान और निकोबार आ गया अपने पास में। इधर मैंने बता दिया आपको लक्षद्वीप। केरल जो पुडुचेरी का विस्तार है वो कितने राज्यों में है, 3 राज्यों के अंदर है। अब देखो आपसे कहे कि स्थल अवरुद्ध कितने हैं, 4 हैं। 4 कौन से, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख हो गया। देखो स्थल अवरुद्ध, 4 स्थल अवरुद्ध हो गए और ये 4 जो है वो कैसी सीमा बना रहे हैं, समुद्री सीमा। कैसी सीमा बना रहे हैं, समुद्री सीमा बना रहे हैं। अब देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिए, सबकी लोकेशन मैंने आपको बता दी। यहाँ पे मैंने आपको मैप बना के भी बता दिया, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जाम के अंदर आपको कह देगा, वो कहेगा कि इसको उत्तर से दक्षिण की क्रम में सही तरीके से व्यवस्थित कीजिए, या कह देगा कि यहाँ पे जो है स्थल पथ कौन सा है, स्थल अवरुद्ध कौन सा है, स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है। फिर आप लोग है ना, जैसे मैंने कहा कि 4 जो है वो स्थल अवरुद्ध है, जो स्थलीय सीमा होगी केवल हो गई कैसे, जलीय सीमा। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि अगर अपन यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कैसी है। ये वाला स्थान, अब इनकी लैंग्वेज की चर्चा, दादर नगर हवेली, इधर ये गुजरात के बाद में ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है दादर नगर हवेली। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। तो दादर और नगर हवेली की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, मराठी। दादर नगर हवेली में कौन सी बोली जाती है, मराठी भाषा बोली जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। देखो फिर दमन और दीव कंप्लीटली गुजरात के अंदर है, और गुजरात के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, गुजराती है। कौन सी है, गुजराती। तो दमन और दीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती भाषा बोली जाती है। दादर और नगर हवेली में कौन सी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। पुडुचेरी का भाग है माहे। अब माहे के अंदर कौन सी भाषा बोली जाएगी, बताओ देखें। केरल में कौन सी बोली जाती है, केरल में विस्तारित है, केरल के अंदर कौन सी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। तो ये इसकी भाषा भी क्या हो जाएगी, मलयालम, मलयालम भाषा। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये आप बताओ कि यनम के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्रा ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, आंध्रा कोई लैंग्वेज नहीं है। आप लोग बताओ देखिए क्या आंसर। तमिलनाडु के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, तमिल। तो पुडुचेरी और कराईकल के जो लोग हैं वो कौन सी बहुमूल्य क्षेत्राधिक कौन सी का है, तमिल भाषा का है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो यनम है, पुडुचेरी का भाग है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा। तो देख लो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंदर 3 लैंग्वेज हो गई मुख्यतः, कौन कौन सी, तेलुगु, तमिल और मलयालम, क्योंकि 3 में विस्तारित है। केरल के अंदर माही, तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी और कराईकल है, यनम के अंदर जो बोली जाती है वो कौन सी है, तेलुगु है। अब ऊपर जैसे ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ इनकी बात करें तो इसमें हिंदी लैंग्वेज को बोला जाता है, हिंदी लैंग्वेज अधिक। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अब लिख लो इन पॉइंट को कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखो भैया मैंने आपके सामने जो मैप बनाया है ना, इसमें सबको पॉइंट के रूप में दर्शा रखा है, लेकिन इस लद्दाख को मैंने मैप से ऐसे बनाया, दिख रहा है आपको। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, लद्दाख। सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के अनुसार बात करें तो भी कौन सा है, लक्षद्वीप है। किस में है, एक तो देखो जनसंख्या में, जनसंख्या के साथ एरिया यानी क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन सा है, लक्षद्वीप। और अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में तो कौन सा है, लद्दाख। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया में तो कौन सा है, लद्दाख। और जनसंख्या में कौन सा है, दिल्ली। 4 क्वेश्चन अपने यहाँ से महत्वपूर्ण बन गए। कौन कौन सा बना कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब आप कहोगे कि सर एरिया में बताओ, मैं लिख देता हूँ। एरिया में बड़ा तो कौन सा है, बड़ा तो है लद्दाख, और जो छोटा है वो छोटा है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। एक बात तो ये क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा बात करें कि पॉपुलेशन की बताओ सर, तो मैं पॉपुलेशन में बताऊंगा आपको कि जो बड़ा है
जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो तो कौन सा है? दिल्ली है। और सबसे छोटा है वो कौन सा है? वही लक्षद्वीप है। जनसंख्या में तो बड़ा कौन? दिल्ली। क्षेत्रफल में बड़ा कौन? लद्दाख। जनसंख्या में छोटा कौन? लक्षद्वीप। एरिया में भी छोटा कौन? लक्षद्वीप। अब कहूंगा आपको कि सबसे लंबी जलीय सीमा, सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला, जलीय सीमा बनाने वाला, और सबसे छोटी जलीय सीमा बनाने वाला। अब आपको बताओ दे, सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन बनाएगा? मैप आपके सामने है, मैं कह दूं कि तटीय सीमा बनाने वाला, बता दो कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? आपके सामने मैंने इंडिकेट कर दिया, आपको प्रदर्शित कर दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। और सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाएगा? दमन और दीव। पुडुचेरी, देखो ये तो इसके अंदर है ही, इंदौर नहीं है। पुडुचेरी वाला भाग है तो ये अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग जगह पर है। लक्षद्वीप बिल्कुल छोटा है एरिया के अंदर, तो यहाँ पे रह गया कौन सा? दमन और दीव है। तो सबसे छोटी कौन बनाएगा? दमन और दीव। कौन बनाएगा? दमन और दीव। अब देख लो यहाँ से 6 क्वेश्चन तो ये निकल के आ गए। 7वां क्वेश्चन इनकी लोकेशन का आ गया। 8वां क्वेश्चन कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये हो गया। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। 10वां क्वेश्चन इनकी जो स्थल अवरोध सीमा है ये जलीय सीमा है, कौन कौन से प्रदेश है। ये सब चीजें अपन किसके बारे में पढ़े? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जिलों से संबंधित, जो राज्यों से संबंधित बात थी वो मैंने आपको पहले बता दी थी। अब देखो एक बार फास्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश है कितने? टोटल 8 है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, फिर उसके बाद में दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह, जिसमें से 4 तो कैसे हैं? इसके अलावा हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ है। अगर अपन समुद्री सीमा की जो तटीय सीमा साझा करने वाले हैं दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा है? दमन और दीव। नागर हवेली और दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप के अंदर कौन सी बोली जाती है? दमन और दीव के अंदर बोली जाती है गुजराती। दादर नगर हवेली में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। पुडुचेरी जो विस्तार से 3 राज्यों के अंदर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश के अंदर येलम बोली जाती है, केरल के अंदर माहे है, यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु के अंदर जो विस्तार है पुडुचेरी और कराईकल, इसमें कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। ये बात इससे संबंधित हो गई, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। अब अपन लोग आगे चलते हैं और अपन लोग आगे अब चर्चा करेंगे इसके बारे में। भारत पाकिस्तान की जो भारत है अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो बाउंड्री शेयर करता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए पहले देखो मैंने आपको ये बता दिया कर्क रेखा का विस्तार कितना है या इसकी वजह से क्या क्या लाभ है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि समकालीन प्रभाव क्या है, महाद्वीपीय प्रभाव क्या है, और उसके बाद में मैंने चर्चा कर ली आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश और इसके जो सीमाएं वगैरह क्या है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। देखो ये जो मैप है आप लोग, ये जरूरी नहीं है कि हम हमारे व्यू बढ़ाने के लिए या हावर्स बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा टारगेट ये है कि मेरे को अगर ज्योग्राफी अच्छे से आ रही है ना तो मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूं कि आप दोबारा मेरे पास पढ़ने नहीं आओ। मेरे को जरूरी नहीं कि आप दोबारा मेरे पास में पढ़ने, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लो। फालतू की जैसे है ना, मैं कहूँ मैं फालतू दावा भी नहीं करूंगा आपके सामने कि ये होगा ये वो होगा, कुछ ही नहीं। जितना मेरे को पता है, जितना मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो मैप है ना, आप लोग इस मैप को भी पढ़ के चले जाओगे, सब कुछ आपके सामने है। नोट्स बनाने की कहाँ आवश्यकता है। मैंने लिख दिया कि एरिया में बड़ा कौन, छोटा कौन, पॉपुलेशन में बड़ा कौन, छोटा कौन, अधिक सीमा कौन बनाता है। अब आप लोग ही कमेंट करके बता दो कि ऐसा और क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। लैंग्वेज तक मैंने बता दी, लोकेशन तक मैंने बता दी, कौन से स्टेट में स्थित है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग जब मान लो कि ये जो क्लास है मैं बताऊँ आपको, वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। फिर उसके बाद में एक एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा ओनली स्थिति विस्तार का, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद में 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा जिसका लिंक आपको, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगा।
अब आज की क्लास में अब अपन लोग बात करेंगे इसके बाद में जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में और सीमाओं से संबंधित जो विवाद थे, विवाद कैसे कि एलओसी का निर्धारण क्यों हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ कि हमें एलओसी का निर्माण करना पड़ा। पाकिस्तान है जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास में गया तो गया कैसे, गया कैसे उसके पास में। अब जैसे पूर्वी पाकिस्तान है, भारत में है, इसका अंदर जो सरेंडर हुआ था, अपन जब ये पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, तो या वो जैसे जनरल याहिया खान वगैरह ये मानिक शाह जो था, एयर चीफ मार्शल था, उन्होंने एक बहुत बड़ा, भारत ने उस समय एक बहुत बड़ा सरेंडर किया था कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को अपने अधीन कर लिया था। तो उसके बाद में भी भारत इतना दयावान है कि उसने उनके 90,000 सैनिकों को वापस छोड़ दिया और एलओसी का निर्धारण कर दिया। कि क्यों कर दिया, डिटेल में जानने के लिए देखना ना भूलें अगला महा एपिसोड। और ध्यान रखिए आज की ये क्लास यहाँ तक थी, कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब सर की एग्जाम है तो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ में जोड़ें ताकि उन तक हम लोग पहुंच सके और एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सके।